नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने राजस्थान 1857 ईस्वी की क्रांति, जो राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई है, उससे संबंधित बनने वाली कंप्लीट थ्योरी लेके आया हूँ दोस्तों। इस थ्योरी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका। अगर मेरा चैनल को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिस तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? भारत की सम्राट की घोषित की गई। महारानी विक्टोरिया की यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित कर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। पूछा जाएगा आपसे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना होगा भारत लॉर्ड कैनिंग। और यह जो घोषणा कब पढ़ी गई थी महारानी विक्टोरिया के माध्यम से? तो 1858 ईस्वी में। कहाँ पढ़ी गई थी? तो इलाहाबाद में पढ़ी गई थी। महारानी विक्टोरिया ने इस घोषणा के परिणाम स्वरूप भारत के सभी देसी राजा पूर्ण रूप से महारानी के अधीन हो गए। जैसे ही महारानी विक्टोरिया ने इलाहाबाद में घोषणा की कि अब अब यहाँ का जो शासन है वो मेरा है, तो जितने भी राजा थे, देसी जो राजा थे, वो महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गए। क्या हो गए? अधीन हो गए। भारत के देसी राज्यों को यह विश्वास दिलाया गया कि उसके सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी और सभी रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाएगा। मतलब जो भारत के राजा थे, उन्हें विश्वास दिलाया महारानी विक्टोरिया ने कि आपके यहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, उनका पालन किया जाएगा, है ना। राजस्थान के राजा महाराजाओं द्वारा घोषणा का स्वागत। मतलब जो महारानी विक्टोरिया जो थी वो घोषणा की थी उसने, तो जो अपने राजस्थान के राजा महाराजा थे उन्होंने भाई उनका स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। राजस्थान के सभी राजाओं ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उत्साह पूर्वक स्वागत किया और कई राजाओं ने अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए समारोह भी आयोजित किए, जो इस बात का प्रमाण है कि राजा महाराजा हर कीमत पर अपनी गद्दी बचाए रखना चाहते थे। तब इससे इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जो वहाँ के राजा थे अंग्रेजों से डरते थे, वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। वो हर कीमत में अपने राज्य को बचाए रखना चाहते, अपने राज्य को, कि हाँ अगर मैं महारानी विक्टोरिया के खिलाफ जाऊंगा, अंग्रेजों के खिलाफ जाऊंगा, तो मेरा राज्य पे अंग्रेज आक्रमण कर देंगे और हो सकता है मुझे हार का सामना भी करना पड़े। तो इससे अपने जो राजा महाराजा थे अपने आके, तो वो इसी चीज को अपने मन में रखते हुए महारानी से मतलब बचते बचते रहते थे, उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता। अगला है, इसके बाद देसी राज्यों ने ब्रिटेन के साथ नमक, रेलवे रेलवे मुद्रा, डाक और निष्कर्मण संधियां की। जब विदेशी राज्यों से भारत ने क्या नमक, रेलवे, समुद्र, डाक, निष्क्रमण संधियां की, बहुत सारी संधियां कर ली भाई ब्रिटेन से। ब्रिटिश
पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा राजस्थान के राजाओं महाराजाओं को अपने अपने राज्यों में प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करने पर परामर्श दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज राजा महाराजाओं के आंतरिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे। जो राजा महाराजाओं के अपने पर्सनली जो कार्य होते थे, अब भाई पॉलिटिकल एजेंट अगर मान लीजिए बाहर का हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो हमारे जो पर्सनल कार्य होंगे, तो अगर उसके सामने अगर चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो हमारी बातों को सुनेगा। जब सुनेगा, हमारी पर्सनल बातों को सुनेगा, तो दूसरे को भी अपने जिसने हमें उस व्यक्ति को नियुक्त किया है वो उसको बताएगा। तो ऐसे ही हमारे राज्य में हुआ, हमारे राजा महाराजाओं के साथ हुआ, है ना। अगला है मेवाड़ राज्य में सुधार। अगला है मेवाड़ राज्य में सुधार। महाराजा स्वरूप सिंह, कौन? महाराजा स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी शंभू, कौन? शंभू सिंह अवयस्क थे। मतलब जो राजा शंभू सिंह जो थे अवयस्क थे, मतलब वो बच्चे थे, मतलब वयस्क 18 साल की एज नहीं हुई थी उनके, 18 साल के नहीं थे, छोटे बच्चे थे, अवयस्क थे। और 19 अगस्त 1863 को तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन ने एक आदेश जारी कर मेवाड़ का समूचा प्रशासन स्वयं ने संभाल लिया। एक मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसने एक क्या कर दिया, आदेश कर दिया कि यहाँ का जो राजा है वो अवयस्क है, बच्चा है, ये यहाँ कार्य नहीं कर पाएगा, जनता को नहीं संभाल पाएगा। तो उसने स्वयं मतलब क्या कर दी, आदेश कर दिया कि ये मैं शासन करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं शासन करूंगा, है ना। इस आदेश का नागरिकों और जागीरदारों ने विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कैसी हो गई भाई, किसी का राज्य है, आप अगर छीन रहे हो तो स्वाभाविक है कि भाई दूसरा तो झगड़ा करेगा ही करेगा। तो ऐसे राजा महाराजाओं ने किया। जागीरदारों ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर मेवाड़ का प्रशासन 5 व्यक्तियों की एक परामर्शदात्री समिति को सौंपने की मांग की। इस अवधि में मेवाड़ में कानून का शासन नहीं था। किसका? इस अवधि में मेवाड़ में कानून का शासन नहीं था। सामाजिक सुधारों के तहत शंभू रत्न पाठशाला, राजकीय विद्यालय व राजकीय अस्पताल की स्थापना की गई। शहर में नागरिकों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र सैनिक तैनात किए गए। क्या तैनात किए गए? सशस्त्र सैनिक तैनात किए गए। अब अगला है आड़ा प्रथा। ये क्या थी आड़ा प्रथा? जैसे कि इंडियन ईडन द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल पुलिस सुपरिटेंडेंट निजामुद्दीन ने 23 दिसंबर 1863 ईस्वी को आड़ा की स्थापना कर गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेन देन से पहले मेवाड़ राज्य में आड़ महाराजा की सौगंध दिलाने की प्रथा थी। किसकी? आड़ लेने से महाराजा की सौगंध दिलाई जाती थी, है ना, दिलाने की प्रथा थी। उक्त सभी सुधारों को मेवाड़ के जागीरदारों, अधिकारियों और आम जनता ने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में ब्रिटिश सरकार का खुला हस्तक्षेप माना, जिसका विरोध प्रकट करने के लिए 30 मार्च 1864 ईस्वी को समूचे शहर में हड़ताल की गई और नगर सेठ चंपालाल ने नेतृत्व में 3000 लोगों ने कैप्टन ईडन के निवास के सामने प्रदर्शन किया। क्या किया? कैप्टन ईडन के निवास के सामने प्रदर्शन कर दिया भाई।
1770 ईस्वी के आसपास मेवाड़ राज्य को जिलों में विभाजित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया व रेलवे लाइन बिछाई गई। अगला है इजलास खां। इजलास खास महाराणा सज्जन सिंह ने कौन कौन थे यहाँ पे? महाराणा सज्जन सिंह ने कब राजा श्यामल दास की सलाह पर 10 मार्च 1870 ईस्वी को एक नई काउंसिल इजलास खास की स्थापना कर दीवानी, फौजदारी और न्याय प्रणाली में सुधार किया, जिसके विरोध में उदयपुर शहर में व्यापारियों ने पुनः हड़ताल रखी। नगर सेठ चंपालाल व कुछ अन्य व्यापारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, है ना। आगे अगला है दोस्तों बीकानेर राज्य में सुधार। बीकानेर राज्य में कैसे सुधार हुए? अब ये है महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1872 के शासन काल में बीकानेर राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। राज्य की दीवान पंडित मनफूल पर भी महाराजा का विश्वास नहीं रहा। राज्य की जागीरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन कौन थे? ब्रेडफोर्ड के सुझाव पर महाराजा को शासन संचालन में परामर्श देने के लिए एक 5 सदस्य परिषद की स्थापना की गई। बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य 1869 ईस्वी में प्रत्यावर्तन संधि हुई। 1889 ईस्वी में एक नमक समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? नमक समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने वाले नमक पर लगाई जाने वाली चुंगी समाप्त कर दी गई। 1889 ईस्वी में रेल, डाक और मुद्रा संबंधी समझौते हुए और डूंगर सिंह के शासनकाल में 1883 ईस्वी में जागीरदारों से रेख की वसूली के दौरान संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों की सहायता ली गई। किसकी सहायता ली गई? ब्रिटिश सैनिकों की सहायता ली गई। 1893 ईस्वी में सामंतों और सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बीकानेर में वाल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। पूछा जाएगा कि वाल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना कब की गई? तो 1893 ईस्वी में की गई। अब जोधपुर में सुधार चल रहे थे भाई। अभी बीकानेर में सुधार हुआ था, अब जोधपुर में सुधार हुआ है। जोधपुर में सुधार किस प्रकार हुए? जोधपुर राज्य में सुधार महाराजा तख्त सिंह के समय 29 दिसंबर 1868 ईस्वी को एजीजी के सुझाव पर जोधपुर राज्य में शासन संचालन के लिए एक पृथक से मंत्रालय की स्थापना की गई और ब्रिटिश सरकार के साथ 1868 ईस्वी में प्रत्यावर्तन संधि। पूछा जाएगा आपसे कि प्रत्यावर्तन संधि कब हुई? तो 1868 ईस्वी में हुई। 1870 में नमक संधि की गई। पूछा जा सकता है कि नमक संधि कब की गई आपकी? तो 1870 में की गई, जिसके तहत 4 नमक उत्पादन केंद्र, जो 1857 ईस्वी के समय कितने उत्पादन केंद्र बनाए गए थे? 4 उत्पादन केंद्र बनाए गए। पूछा जाएगा आपसे। पहला था डिडवाना, फिर था पचप दरा, अगला था फलौदी, फिर लूड़ी। ये 4 आपके नमक उत्पादन केंद्र बनाए गए थे। ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिए गए। किसको? ब्रिटिश सरकार को किस पर दे दिए गए थे? पट्टी पर दे दिए गए। 1870 के लॉर्ड मियो, कौन? लॉर्ड मियो के अजमेर दरबार के समय महाराजा तख्त सिंह द्वारा दिए गए व्यवहार से ब्रिटिश सरकार प्रसन्न नहीं थी। इसीलिए 1870 में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जोधपुर राज्य का प्रशासन
महाराजा तख्त सिंह के पुत्र जसवंत सिंह को सौंप दिया गया। जसवंत सिंह ने राजनीतिक सुधार के भू राजस्व व्यवस्था को सुधार, आबकारी कर व्यवस्था में परिवर्तन किए और समूचे राज्य में 5 क्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया। किसने? जो महाराजा तख्त सिंह का पुत्र था, जसवंत ने। 1888 ईस्वी में तत्कालीन एजीजी कर्नल वाल्टर के नेतृत्व में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो कर्नल वाल्टर ने की। किसने की? कर्नल वाल्टर ने की। आधुनिक पद्धति के नए स्कूल खोले गए। 1893 में जसवंत कॉलेज की स्थापना की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि जसवंत कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना होगा 1893 ईस्वी में की गई। 1896 में राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए एल्गन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई और 1898 ईस्वी में विदेशी शराब विक्रय के लिए लाइसेंस पद्धति प्रारंभ की गई। कौन सी पद्धति प्रारंभ की गई? लाइसेंस पद्धति। अब भाई जयपुर में सुधार किस प्रकार हुए थे? 1857 ईस्वी की क्रांति में। 1844 ईस्वी में महाराजा कॉलेज की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में सामंतों राजपूतों बालकों की शिक्षा के लिए जयपुर में नॉवेल्स स्कूल की स्थापना की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर में किस स्कूल की स्थापना की गई? तो नॉवेल्स स्कूल की स्थापना की गई। जयपुर में 1867 में 8 सदस्यों की एक राज्य परिषद बनाई गई, जिसे विभिन्न प्रशासनिक विभाग सुपुर्द किए गए। 1868 ईस्वी में जयपुर नगर में नगर पालिका की स्थापना की गई और 1870 में प्रथम राजकीय अस्पताल की स्थापना की गई। अजमेर आगरा रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और डाक तार व्यवस्था स्थापित की गई। उस समय सांभर झील पर जयपुर जोधपुर राज्यों का संयुक्त अधिकार था। ब्रिटिश सरकार ने दबाव डालकर 1869 और 70 ईस्वी में दोनों राज्यों से समझौता कर सांभर झील पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने नियंत्रण स्थापित कर लिया? सांभर झील पर। कोटा राज्य में सुधार। भाई कोटा राज्य में भी 1857 ईस्वी की क्रांति में सुधार हुए थे। 1857 के विप्लव के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के स्वभाव में महाराव ने कोटा राज्य में अनेक सुधार किए। 1862 ईस्वी में राज्य की अनेक जिलों में विभाजित कर प्रत्येक जिले का प्रशासन एक जिलेदार को सौंप दिया गया। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल की स्थापना 1862 ईस्वी में प्रथम अस्पताल की स्थापना की गई थी। पूछा जाएगा क्या 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा में कब किस तिथि को या किस सन में स्थापना की गई थी? तो 1872 ईस्वी में की गई थी कोटा में। 1874 में राज्य प्रशासन की देखरेख के लिए फैजल अली को एक नियुक्त किया गया। इस दौरान डाक व्यवस्था टप्पन कचहरी का उन्मूलन एक 3 सदस्यीय परिषद की स्थापना, जिससे सुधार कार्य हुए। क्या हुए? सुधार कार्य हुए। प्रमुख दरबार और यात्रा एवं यात्रा। जैसे अब भाई 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन कौन यात्री बाहर से आया है ना? तो लॉर्ड बेंटिंग का अजमेर दरबार। आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड बेंटिंग का अजमेर दरबार किस सन में था?
तो 1832 ईस्वी। अंग्रेजों ने अजमेर को 1832 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की स्थानांतरित कर दिया। विलियम बेंटिंग ने इसी वर्ष अजमेर की यात्रा की। अजमेर आने वाला वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अंग्रेज भारत आने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। बेंटिंग ने अजमेर में राजपूताना के विभिन्न राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसमें किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह, टोंक के नवाब अमीर खान, कोटा के महाराव राम सिंह और उदयपुर के महाराणा जवान सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, तृतीय बूंदी के राजा राम सिंह ने भाग लिया। जोधपुर महाराजाओं ने अजमेर नहीं पहुंच सकने के लिए क्षमा याचना भिजवाई। इस दरबार में जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही के शासकों को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंग ने अजमेर में एक दरबार बुलाई थी। वहां के कहाँ के राजा को बुलाया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड बेंटिंग ने कहाँ के किस राजा को और कहाँ के राजाओं को आमंत्रित किया था और कहाँ के राजाओं को नहीं आमंत्रित किया था। तो आप कहाँ के राजा को बुलाया गया था, तो किशनगढ़ के राजा को बुलाया गया था, टोंक के बुलाया गया था, कोटा के राजा को बुलाया गया था, उदयपुर के राजा को बुलाया गया था, जयपुर के राजा को बुलाया गया था। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि जयपुर से किस राजा को बुलाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1857 ईस्वी में किस राजा, जयपुर से किस कौन सा राजा आया था, तो राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह आए थे। जोधपुर महाराजा ने अजमेर नहीं, अच्छा ये हो गया, शासकों को आमंत्रित ही नहीं किया। लॉर्ड मियो का अजमेर दरबार, कौन सा, लॉर्ड मियो का अजमेर दरबार। भाई लॉर्ड मियो ने अजमेर में दरबार लगाया, कहाँ लगाया, अजमेर में दरबार लगाया। कब लगाया, तो 1870 ईस्वी में लगाया। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मियो ने अजमेर में एक दरबार आयोजित किया, जिसमें राजपूताना के सभी राजाओं को बुलाया गया। इस दरबार में उदयपुर, अलवर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक और आगरा इत्यादि रियासतों के राज्यों ने भाग लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मियो ने कहाँ के राजाओं को बुलाया था और 1870 ईस्वी में किस राजा ने अजमेर में दरबार लगवाया। तो आपको बताना होगा कि लॉर्ड मियो ने लगवाया था। 1800 कब लगवाया था, 22 अक्टूबर 1870 ईस्वी में। इस दरबार में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अजमेर में स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस राज्य का नाम मियो कॉलेज रखा गया। मियो कॉलेज के प्रथम सत्र का प्रारंभ 1875-76 से प्रारंभ हुआ। जो लॉर्ड मियो ने जो दरबार लगाया था, तो उस स्कूल का क्या नाम रखा गया, लॉर्ड मियो कॉलेज रखा गया था, है ना। इस दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन जयपुर और उदयपुर के राजाओं की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देख दरबार में शामिल हुए बिना लौट गए। तख्त सिंह के इस व्यवहार से नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर शासक के तोपों की सलामी 17 से घटाकर 15 कर दी। कितनी कर दी, वहां के राजा थे, जोधपुर के शासक दरबार में तो आए थे, लेकिन वहीं जयपुर के राजाओं की कुर्सियां आगे लगी हुई थी।
इससे वो क्या हो गए, उनको ये लगा कि ये हमारी इसमें बेइज्जती है, तो वहां से वो लौट गए। कहाँ से लौट गए? दरबार से वापस लौट गए। तो इससे ब्रिटिश अधिकारियों पे भाई गुस्सा हो गए। तो उनकी तोपों की सलामी दी जाती थी। पहले 17 थी, अब घटाकर कितनी कर दी अंग्रेज सरकार ने? 15 कर दी। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। कौन आया आया था प्रिंस ऑफ वेल्स? देसी रियासतों के राज देसी रियासतों के राजाओं और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। किसको भेजा था भारत? प्रिंस ऑफ वेल्स को, है ना? क्योंकि भाई ब्रिटिश सरकार है, उसने देसी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंध में सुधारने के लिए, मतलब जो संबंध जो खराब हो चुके थे, जो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के राजा के साथ संबंध खराब किए थे, तो उसके बाद में ब्रिटिश से कुछ अधिकारी एक अधिकारी आया जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। इससे जो संबंध खराब हो चुके उन संबंधों को सुधारने के लिए अधिकारी को भेजा गया। कब भेजा गया था? तो 1875 ईस्वी में भेजा गया था। कोटा के महाराव के अलावा राजपूताना के सभी राजाओं को प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत सत्कार के लिए आमंत्रित किया गया। संभवतः मेजर वर्टन हत्याकांड को लेकर असंतुष्ट ब्रिटिश सरकार ने कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया। मेजर वर्टन जो आया था उसने पहले एक हत्याकांड हो चुका था, तो वहां पे उस असंतुष्ट वो अंग्रेज अधिकारी असंतुष्ट हो गया था, तो वहां से उसने कोटा के राजा थे उसको आमंत्रित ही नहीं किया, और ब्रिटिश सरकार ने कोटा राज्य को आमंत्रित ही नहीं किया। लॉर्ड लिटिन का दिल्ली दरबार। अगला पूछा जाएगा आपसे कि लॉर्ड लिटिन का दिल्ली दरबार कब चला था? है तो 1877 ईस्वी में। 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटिन ने इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया। एक जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटिन ने इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया। इसे घोषणा दरबार भी कहा जाता है। इस अवसर पर दिल्ली में राजस्थान के सभी राजाओं ने सम्राज्ञी के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदर्शित की। मतलब दिल्ली दरबार लगाया गया। कब लगाया गया था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी, लॉर्ड लिटिन के समय। तो वहां राजस्थान के सभी राजा आए थे भाई, सभी ने सम्मान सत्कार किया। महारानी विक्टोरिया जो थी वो प्रसन्न हो गई भाई। हाँ भाई, तो अगर कोई आपका सम्मान करे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वैसे महारानी विक्टोरिया प्रसन्न हो गई दिल्ली दरबार में। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज आंदोलन। जब राजस्थान में अधिकांश नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ थे, तब राजस्थान में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अविस्मरणीय योगदान दिया, जिसमें 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है।
कब आर्य समाज की स्थापना कब कब हुई? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई। कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। 1880 से 1890 के मध्य राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। कब से कब तक आर्य समाज की स्थापना खोली गई? 1880 से 1890 तक, 10 साल तक आर्य समाज की स्थापना शाखाएं खोली गई। पहली यात्रा पहली यात्रा जून 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा की। पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो जून 1865 ईस्वी में की। 1865 ईस्वी में की। वे करौली महाराजा के अतिथि थे। इसके बाद उन्हें जयपुर, दूंद, किशनगढ़, उत्कर, अजमेर यात्रा की और स्वामी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? 1865 में, और दूसरा हुआ था 1881 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। पहला पहला कहाँ हुआ था? करौली में हुआ था, और दूसरा भरतपुर में हुआ था, है ना। जैसे मसूदा और बनेड़ा होते हुए 26 अक्टूबर को चित्तौड़ पहुंचे और मई जून 1882 ईस्वी में स्वामी जी ने अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। अजमेर में जागृति के प्रेरक हरे हरिविलास शारदा व चांद करण शारदा वहां के प्रमुख आर्य समाजी। आपसे पूछा जा सकता है कि अजमेर में आर्य समाज के संस्था अजमेर में जागृति के प्रेरक कौन कौन से दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें आर्य समाजी थे? तो ये कौन हो जाएंगे? एक हरविलास और दूसरे चांदकरण, है ना। तो महाराजा सज्जन सिंह ने अनुरोध पर अगस्त 1882 ईस्वी में स्वामी जी उदयपुर आए और उन्हें सज्जन निवास बाग के नौलखा महल में ठहराया गया। बाद में विष्णु लाल पांड्या ने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की। पूछा जाएगा कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो विष्णु लाल पांड्या ने की। स्वामी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है। दूसरा संस्करण उदयपुर में रहते हुए ही पूरा किया। उदयपुर की इस पुस्तक के लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सत्यार्थ प्रकाश भवन बना हुआ है। परोपकारिणी सभा, आपसे पूछा जाएगा। परोपकारिणी सभा फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। कब की? तो फरवरी 1883 ईस्वी में की, जिसे कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इस परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष महाराजा सज्जन सिंह को बनाया गया। इस सभा के 23 सदस्य थे। जो सभा हुई थी परोपकारिणी सभा में कितने सदस्य थे? तो 23 सदस्य थे। इसको अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो महाराणा सज्जन सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 31 मई 1883 ईस्वी को जोधपुर महाराजा के निमंत्रण पर स्वामी
जोधपुर पहुंचे और जोधपुर महाराजा इनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने मृत्यु भोज और मदपान जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के सरकारी आदेश जारी कर दिए। मतलब जब ये जोधपुर जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने जोधपुर के राजा को उन कुरीतियों के बारे में बताया जिसमें लोग महिलाओं को चिता में कोई उसका पति अगर मर गया है तो महिला को जिंदा जला दिया जाता। तो उसको समझाया राजा को, तो राजा को बहुत अच्छा लगा और उसने एक आदेश जारी कर दिया कि ये मृत्यु भोज और मदपान, अगर कोई शराब पीता हुआ मिल गया और मृत्यु भोज किसी महिला किसी पति के मरने पर किसी महिला को जलाया गया तो उसे अपराधी माना जाएगा, है ना। जोधपुर में भरी सभा में स्वामी जी ने वैश्यागमन के दोष बतलाए और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को वैश्या नन्नी जान कौन जान नन्नी जान वैश्या नन्नी जान के प्रति आसक्त के लिए उन्हें फटकार लगाई। इसी मुस्लिम वैश्या नन्नी जान ने रसोइये गौड़ मिश्र की सहायता से सितंबर 1883 ईस्वी में स्वामी जी को विष दिलवा दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और स्वामी जी को जोधपुर से आबू ले जाया गया और तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें अजमेर ले आया गया। अजमेर में ही उनका 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को जोधपुर रोड स्थित विनायक कोठी में देहांत हो गया। कहाँ देहांत हो गया? अजमेर में ही इनका देहांत हो गया। स्वामी तो ये नन्ही जान मुस्लिम वैश्या थी, तो जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के महाराजा थे। जोधपुर के महाराजा को इन्होंने समझाया कि भाई ऐसे ये चीज है। जोधपुर के राजा समझ गए थे और जोधपुर के राजा ने ही ये वैश्या स्वामी जी ने वैश्यागमन का दोष बतलाया। जोधपुर के राजा को स्वामी जी ने वैश्या की जो एक महिला जो अपना शरीर बेच के कम पैसे कमाती है उसे वैश्या कहा, है ना। तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को वैश्या जो महाराजा जसवंत सिंह थे द्वितीय ने वैश्या नन्ही जान जो मुस्लिम महिला थी, कौन थी? मुस्लिम महिला थी। भाई अगर किसी का आप किसी के विरोध बोलोगे तो वो आपको हानि तो पहुंचाने की कोशिश करेगा ही। तो वो नन्ही जान ने रसोइये से मिल गई कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है तो मैं इसे मार दूंगी। तो उसने उसमें क्या कर दिया? जहर दे दिया, खाने में जहर दे दिया। तो स्वामी जी भाई किसी को जहर दे दोगे तो वो व्यक्ति क्या बच पाएगा? तो इसी प्रकार नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया तो अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई 30 अक्टूबर 1883 को। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का सर्वाधिक प्रभाव जोधपुर महाराजा उदयपुर महाराणा करौली के महाराव पर पड़ा। आर्य समाज आंदोलन ने अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह और पर्दा प्रथा को भी समाप्त करने में योगदान दिया। वैदिक यंत्रालय प्रेस इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अजमेर में अजमेर में यहाँ पर आर्य समाज वैदिक संस्कृति से जुड़ी
पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा था। अगले हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। उनके स्वदेशी स्वदेशी के नारे से अत्यधिक प्रभावित। 1885 ईस्वी में बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे। 1888 ईस्वी में रतलाम राज्य के दीवान की नौकरी छोड़कर अजमेर में वकालत करने लगे। यह अजमेर नगर समिति, अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य थे। ब्यावर में दामोदर दास राठी ने मिलकर कृष्णा कपड़ा मिल की स्थापना की। फतेह सिंह को सचिव सेक्रेटरी बने। अजमेर में स्थित परोपकारिणी सभा के सक्रिय सदस्य भी बने थे। आपसे पूछा जाएगा कि अजमेर में जो परोपकारिणी सभा जो बनी थी उसके सक्रिय सदस्य कौन थे? तो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में। जैसे सही मायने में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह पहला संगठन। 1887 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1887 ईस्वी में अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने मिलकर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। धीरे धीरे राजस्थान में भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया। कांग्रेस के अधिवेशनों में राजस्थान से भी कार्यकर्ताओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पहली बार गोपीनाथ माथुर और कृष्णलाल ने अजमेर का प्रतिनिधित्व किया। पूछा जाता है कि सबसे पहली बार राजस्थान के कौन कौन से व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में मिले थे? तो गोपीलाल माथुर और कृष्णलाल ने अजमेर से थे। ये दोनों लोग ने अजमेर का प्रतिनिधित्व किया, है ना। जैसे स्वदेशी आंदोलन के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती। पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजस्थान में स्वामी आंदोलन का आरंभ बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़ और डूंगरपुर में हुआ, जहां गोविंद गिरी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वामी गोविंद गिरी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने, नागरिकों में मद्यपान छोड़ने और अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। राजस्थान की प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। राजस्थान में कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं? बंगाल का प्रभाव। बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। में इस बंगाल विभाजन का असर राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान के युवा क्रांतिकारियों ने संगठन बनाना और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ किया। इसमें केसरी सिंह
बारहट जवाहर सिंह बारहट और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और अर्जुन लाल सेठी और प्रताप सिंह बारहट, सेठ दामोदर दास राठी और विजय सिंह पथिक प्रमुख थे। इसमें केसरी सिंह बारहट, जवाहर सिंह बारहट और ठाकर सिंह गोपाल सिंह बंगाल विभाजन का प्रभाव 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन का असर राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान के युवा क्रांतिकारियों ने संगठन बनाना और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसमें केसरी सिंह बारहट, जवाहर सिंह बारहट और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारहट, सेठ दामोदर दास राठी व विजय सिंह पथिक प्रमुख थे। आगे अगला है महंत प्यारेलाल हत्याकांड। ये क्या था? ये 1912 ईस्वी में हुआ था। केसरी सिंह व अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रीय हित में डकैती कर धन संग्रह करते थे। इसी प्रयास के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के धनिक साधु प्यारेलाल को जोधपुर से कोटा लाया गया। साधु को दूध में जहर दिया गया और जहर का असर नहीं हुआ। तब 25 जून 1912 को हीरालाल लाहेरी ने साधु की हत्या कर दी। केसरी सिंह बारहट, हीरालाल लाहेरी और रामकरण को साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 20-20 वर्ष की सजा और हीरालाल जालौरी को 7 वर्ष की सजा दी गई। अगला है लॉर्ड हरडांग बम कांड। ये क्या था? लॉर्ड हरडांग बम कांड। लॉर्ड हरडांग बम 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हरडांग के जुलूस पर दिल्ली की चांदनी चौक में बम फेंकने वाले की रूपरेखा रास बिहारी बोस ने तैयार की। अर्जुन लाल सेठी भी इसी परियोजना में शामिल थे। इसी विश्वास किया जाता है कि यह बम राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट ने बुर्का ओढ़कर चांदनी चौक स्थित रावड़ी लाइब्रेरी से फेंका था। कहां से फेंका था? मारवाड़ी लाइब्रेरी से फेंका था। इस बम में अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारहट और ईश्वरदान आसिया सहित कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। बाल मुकुंद और मोती चंद को इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया, जैसे कि प्रताप सिंह बारहट और ईश्वरदान आसिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर रिहा कर दिया गया। अर्जुन लाल सेठी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद रखा गया। अगला है निमेज हत्याकांड 1913 में हुआ था। क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव था, इसीलिए बिहार के बगल स्थित धनिक महंत की हत्या कर उसका धन प्राप्त करने का निश्चय किया। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने स्कूल के शिक्षक विष्णु दत्त व छात्र मानक चंद, मोती चंद, जोरावर सिंह और जय सिंह को नियुक्त किया गया। 20 मार्च 1913 को इस महंत और उसके नौकर भगवान दास की निमेज आरा जिला में हत्या कर दी। इस हत्याकांड को मोती चंद को फांसी दी गई और विष्णु दत्त को आजीवन का कारावास की सजा दी गई। सबूत के अभाव में अर्जुन लाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
और जोरावर सिंह बारहट को पुलिस कभी पकड़ ही नहीं पाई। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की योजना। राजस्थान के क्रांतिकारियों ने रास बिहारी बोस और सत्येंद्र नाथ सान्याल के निर्देश पर अजमेर और ब्यावर में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। राजस्थान में यह जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को दी गई। क्रांति की तारीख 21 फरवरी 1915 निर्धारित की गई, लेकिन क्रांति के संदेश वाहक मणिकलाल ने विश्वासघात कर इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इसके विजय पथिक व गोपाल सिंह खरवा को टोंडगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया। अगला है अजमेर में चीफ कमिश्नर की हत्या की योजना। रामचंद्र बापट ने अप्रैल 1932 ईस्वी में अजमेर के चीफ कमिश्नर पर कचहरी में गोली चलाई, मगर कमिश्नर बच गया और बापट को 10 साल के कारावास की सजा दी गई। बीकानेर में वायसराय की हत्या की योजना। ज्वाला प्रसाद ने 1934 में वायसराय के बीकानेर आगमन पर उसकी हत्या की योजना बनाई, मगर सफलता नहीं मिली। डोगरा गोलीकांड। केंद्र सरकार ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा को राजस्थान के क्रांतिकारियों पर निगरानी के लिए अजमेर भेजा, इसीलिए क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। डोगरा हत्याकांड केंद्र सरकार ने भेजा था। पंडित ज्वाला प्रसाद को यह जिम्मेदारी दी जाकर 4 अप्रैल 1935 ईस्वी के दिन तय किया गया। अगला है अंग्रेजों के आगमन के सामाजिक प्रभाव क्या थे? राजस्थान में अंग्रेजों का प्रारंभ जेवर केसरी ने अजमेर क्षेत्र से प्रारंभ किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टर लॉनी की सहायता से 1830 ईस्वी में अजमेर और पुष्कर में तथा बाद में नेभाय और केकड़ी में स्कूल खोला और 1836 ईस्वी में अजमेर में प्रथम सरकारी स्कूल खोला गया, लेकिन 1843 में आर्थिक कारणों से यह बंद कर दिया। इसके बाद 1848 में अजमेर में पुनः सरकारी स्कूल खोला गया, जिसे 1869 में डिग्री कॉलेज बना दिया गया। यह राजस्थान का प्रथम डिग्री कॉलेज था। कौन सा? राजस्थान का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था? कौन सा था? तो शिक्षा व्यवस्था खोला गया, जिसका वर्तमान नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है। प्रथम डिग्री कॉलेज खोला गया कहाँ को? 1869 ईस्वी में, जिसका वर्तमान में नाम जो है पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है। राजस्थान रियासतों में लॉर्ड मेयो शिक्षा पद्धति अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रथम प्रयास महाराजा विनय सिंह अलवर ने किया। अलवर ने 1842 ईस्वी में पंडित रूपनारायण की सहायता से एक स्कूल खोला गया। भरतपुर में 1842 ईस्वी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला गया। प्रथम अंग्रेजी स्कूल कहाँ खोला गया? भरतपुर में। कब खोला गया? तो 1842 ईस्वी में। जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में 1844 ईस्वी में महाराजा स्कूल की स्थापना की गई। इसके बाद जयपुर में संस्कृत कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और 1857 ईस्वी में
मदरसा ए हुनरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की गई। जोधपुर में 1867 में कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के सहयोग से प्रथम सरकार अंग्रेजी स्कूल खोला गया। बाद में इसका नाम दरबार स्कूल था। 1850 में इसे कॉलेज बनाकर इसका नाम जसवंत कॉलेज रखा गया। अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई, जिसके संस्थापक रिचर्ड्स बार्क थे। बीकानेर में 1772 ईस्वी में पहला सरकारी स्कूल, 1885 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला गया। इसके बाद हाई स्कूल था। इसके बाद स्कूल डूंगरपुर इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया। उदयपुर में महाराणा संपूर्ण सिंह के काल में 1863 में समूह रत्न पाठशाला खोली गई। बाद में इसका नाम महाराणा हाई स्कूल रख गया। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर के अलावा राजस्थान के सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। जैसलमेर में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई थी 19वीं ईस्वी तक। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे कि राजस्थान के दधीची किसे कहा जाता है, पूछा जाए आपसे राजस्थान के दधीची किसे कहा जाता है तो धर्मलाल सेठी को। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, जोरावर सिंह बाराहट को। राजस्थान आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है तो मोहन लाल सुखाड़िया को। ये दोस्तों पूछे जाते हैं नाम। राजस्थान के सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। राजस्थान का लोक नायक किसे कहा जाता है तो जय नारायण व्यास को। शेर राजस्थान किसे कहा जाता है तो जय नारायण व्यास को। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है तो जय नारायण व्यास को। राजस्थान की शिक्षा संत किसे, स्वामी केशवानंद को। जैसे कि बाबोसा किसे कहा जाता है, भैरव सिंह शेखावत। जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजस्थान कैलाश संखाला को कहा जाता है। जैसे पत्रकारिता के पितामह पंडित झावरमल शर्मा को कहा जाता है। शेरे भरतपुर जैसे कि गोकुल जी वर्मा को। स्वतंत्रता संग्राम का भामा साहब जैसे कि दामोदर दास राठी को। दा साहब किसे कहा जाता है, हरिभाव उपाध्याय को। गांधी की मानस पुत्री, गांधी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है, श्रीमती सत्यभामा को। जोधपुर का जतेन दास बाल मुकुंद बिस्सा को। राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है तो अमरचंद बाठिया को। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं तो अमरचंद बाठिया। पूछा जाएगा कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है तो किसे कहते हैं, अमरचंद बाठिया को। आदिवासियों की बैजी किसे कहते हैं, मंजू राजपाल को। ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा और अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणक लाभ जैसे कि बांगड़बा बड़े बहन पांड्या। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है तो भक्त शर्मा को। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जैसे किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। महात्मा किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक। बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है, जैसे भोगीलाल पांड्या। जैसे गांधी के पांचवें पुत्र किसे कहा जाता है तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगला है राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है तो मोतीलाल तेजावत को। जैसे चिड़ावा का गांधी
मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को, मेवाड़ का गांधी माणिक लाल वर्मा, बीकानेर में जन जागृति के जनक मघवा राव वैद्य, राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह, राजस्थान का द्रोणाचारी करण सिंह को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी 18 क्रांति चैप्टर पूरा होता है और इससे बनने वाले प्रमुख समाज सुधारक, राजनीतिक चेतना का काल भी आपके सामने प्रस्तुत था। इसमें से जो सवाल बनेंगे इससे बाहर सवाल नहीं जा सकते आपके। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत